Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. In this video, I am going to discuss with the one of the most important topic, that is actionable claim. That is one of the most important topic of the Transfer of Property Act. जैसे कि आपको पता है कि एक्शनेबल क्लेम इसी के नाम से क्लियर है. एक्शनेबल मीन्स अ क्लेम फॉर विच एक्शन कैन बी टेकन. If we talk about the actionable claim, that is defined under section 3 of the Transfer of Property Act. सेक्शन जो 3 है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का, वो एक्शनेबल क्लेम के साथ डील करता है. वो क्या कहता है? जनरली एन एक्शनेबल क्लेम इज ए काइंड ऑफ डेप्ट और क्लेम फॉर विच अ पर्सन कैन टेक एन एक्शन एंड अप्रोच टू द कोर्ट फॉर द रिकवरी ऑफ द डेप्ट और क्लेम. एक ऐसा क्लेम, एक ऐसा ऋण जिसके लिए एक व्यक्ति कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और कोर्ट के अंदर उसको क्लेम करने के लिए एक्शन लिया जा सकता है. इस तरह का जो क्लेम होता है उसको एक्शनेबल क्लेम कहा जाता है, मीन्स एक्शन करने योग्य है. इफ वी टॉक अबाउट द एक्शनेबल क्लेम, एन एक्शनेबल क्लेम इज ए क्लेम टू एनी डेप्ट विच इज नॉट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी or by pledge or by hypothecation of movable property. That is the definition given by the section 3 of the Transfer of Property Act. कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 3 ये कहता है कि एक ऐसा क्लेम जो किसी डेप्ट से संबंधित है, किसी भी ऋण, किसी से अपना पैसा वसूलना है, आपने किसी से ऋण लेना है, आपका बकाया है, वो उसके संबंध में यदि आपने कोई मॉर्टगेज जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को आपने सिक्योर नहीं किया, जो सिक्योर नहीं किया गया है, ना वो कोई प्लेज है, ना कोई वो हाइपोथेसिकेशन है जो किसी मूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है, इस तरह का जो क्लेम होगा वो आपका एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में आएगा. तो इफ वी टॉक अबाउट द ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, यदि हम ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम की बात करते हैं तो सेक्शन 132 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विथ ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम. सेक्शन 130 से लेकर 132 तक जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन है वो ट्रांसफर एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफर के संबंध में बात करते हैं कि क्या उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसके संबंध में बताया गया है. तो सेक्शन 130 से लेकर 132 तक जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है उसके संबंध में वो उसके ट्रांसफर के संबंध में बात बताते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द एक्शनेबल क्लेम इज एन इंटेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी. इंटेंजिबल मतलब एक होती है टेंजिबल प्रॉपर्टी, एक होती है इंटेंजिबल. टेंजिबल मतलब जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं. इस तरह का जो क्लेम होता है मतलब वो एक तरह का टेंजिबल है, मतलब उसको आप देख सकते हैं. बट एक्शनेबल क्लेम इज इंटेंजिबल. इंटेंजिबल मतलब जिसको आप देख नहीं सकते परंतु वो है प्रॉपर्टी. तो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी भी प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आती है. तो एक्शनेबल क्लेम जो है दैट इज एन इंटेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी एज पर सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. एक्शनेबल क्लेम रेफर्स टू द क्लेम टू एन अनसिक्योर्ड डेप्ट, कि एक ऐसा क्लेम जो एक तरह का अनसिक्योर्ड डेप्ट है जिसको सिक्योर नहीं किया गया है. सेकंड वन इज बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी. किसी भी व्यक्ति का चल संपत्ति के अंदर एक तरह से बेनिफिशियल इंटरेस्ट एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में शामिल होता है. बोथ ऑफ दीज आर रिकॉग्नाइज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज द अफोर्डिंग रिलीफ. तो इन दोनों को एक तरह से कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि इस तरह का जो ऋण जो सिक्योर नहीं किया गया है या फिर उसका एक किसी भी व्यक्ति का यदि किसी चल संपत्ति के अंदर बेनिफिशियल इंटरेस्ट कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है और तो वहां पर आप कोर्ट के अंदर जाकर उसके संबंध में एक्शन कर सकते हैं, उसको क्लेम करने के संबंध में एक्शन लिया जा सकता है यदि वो अनसिक्योर है. तो इफ टॉक अबाउट द अनसिक्योर्ड डेप्ट. अनसिक्योर्ड डेप्ट किसे कहते हैं? अनसिक्योर्ड डेप्ट मीन्स all the monetary obligations of certain amount. भी जो भी मॉनेटरी ऑब्लिगेशन मतलब जो मनी के संबंध में जो ऑब्लिगेशंस होती है यदि वो किसी सर्टेन अमाउंट से संबंधित है, मतलब अमाउंट जो है वो सर्टेन है, निश्चित अमाउंट है. जैसे कि आप मान के चलो रेंट हो गया आपका, आपने किसी को मकान किराए पे दिया, दुकान किराए पे दिया, उसके संबंध में जो रेंट क्लेम आपको करना है, पेमेंट, या फिर आप सेल ऑफ प्रॉपर्टी, आपने किसी को प्रॉपर्टी सेल करी उसके संबंध में आपको क्लेम करना है. तो दीज आर कॉल्ड मतलब अनसिक्योर्ड डेप्ट. ये कहीं भी इसकी कहीं भी वो इसको सिक्योर नहीं किया गया है. तो ऐसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में शामिल होगा. दस टू बी एन अनसिक्योर्ड डेप्ट 3 रिक्वायरमेंट्स आर नेसेसरी. यदि हम कहते हैं कि कोई जो डेप्ट है वो अनसिक्योर है
तो उसके लिए 3 रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। कौन कौन सी 3 रिक्वायरमेंट? नंबर 1 मोनेटरी ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, वो मनी के संबंध में होनी चाहिए, मनी को क्लेम करने के संबंध में। सेकंड वन इज नो सिक्योरिटी, वो उसके संबंध में कोई सिक्योरिटी नहीं की जानी चाहिए, दैट मस्ट बी अनसिक्योर, वो सिक्योर नहीं किया जाना चाहिए। थर्ड वन इज सर्टेनिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी, भाई वहाँ पे जो अमाउंट है वो सर्टेन अमाउंट होना चाहिए, दैट मस्ट बी निश्चित, वो एक तरह से निश्चित अमाउंट होना जरूरी है। तो इफ टॉक अबाउट द अनसिक्योर्ड डेप्ट, अनसिक्योर्ड डेप्ट के संबंध में आप एक केस का नाम ले सकते हैं, सनराइज एसोसिएशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। मैंने आपको केस का नाम बताया, सनराइज वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इन दिस केस ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड दैट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ, मतलब 3 तरह की असेंशियल रिक्वायरमेंट बताई गई है टू बी एन अनसिक्योर्ड डेप्ट। यदि हम ये कहते हैं कि ये डेप्ट अनसिक्योर है तो उसके संबंध में 3 रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। कौन कौन सी 3 रिक्वायरमेंट बताएगी? नंबर 1 दैट इज द एग्जिस्टेंट डेप्ट, जो डेप्ट है वो एग्जिस्टेंट होना चाहिए। सेकंड वन इज एक्रूइंग डेप्ट एंड थर्ड वन इज कंडीशनल या कंटीजेंट डेप्ट। तो दीज आर द 3 रिक्वायरमेंट टू बी दैट मस्ट बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू बी कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ अनसिक्योर्ड डेप्ट। यदि हम ये कहते हैं कि वो डेप्ट अनसिक्योर है तो उसके संबंध में ये तीनों ऑब्लिगेशन ये कहीं ना कहीं फुलफिल होनी चाहिए। मैंने आपको कौन कौन से बताइए? एग्जिस्टेंट डेप्ट होना चाहिए, एक्रूइंग डेप्ट हो सकता है, थर्ड वन इज कंडीशनल या कंटीजेंट डेप्ट। यदि हम इन तीनों पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया एग्जिस्टेंट डेप्ट। एग्जिस्टेंट डेप्ट किसे कहेंगे? एग्जिस्टेंट डेप्ट इज ए काइंड ऑफ डेप्ट दैट हैज ऑलरेडी बिकम ड्यू। भी एक ऐसा डेप्ट जो एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स जो पहले से ही ड्यू बन चुका है, जो पेएबल है, जिसको पे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलो ए ने कोई प्रॉपर्टी बी को बेची और उसके संबंध में प्रॉपर्टी तो उसने बेच दी, परंतु वहाँ पे बी ने उसका अमाउंट पे नहीं किया, तो नेचुरली कि वो जो अमाउंट है, वो जो ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची थी उसका जो अमाउंट है वो ड्यू है, वो उसको पे करना था। तो वहां पे जो वो ए है उसके संबंध में बी से क्लेम करने के लिए वो कोर्ट में क्लेम ला सकता है। तो दैट इज एन अनसिक्योर्ड डेप्ट, एग्जिस्टेंट डेप्ट है वो एक तरह का, मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है, दैट हैज बिकम ड्यू। तो ये एग्जिस्टेंट डेप्ट की परिभाषा आप दे सकते हैं। सेकंड वन जैसे मैंने आपको बताया एक्रूइंग डेप्ट। एक्रूइंग डेप्ट किसे कहेंगे? इफ मोनेटरी ऑब्लिगेशन इज ड्यू इन प्रेजेंट बट बिकम पेएबल ऑन अ फ्यूचर डेट। कि एक ऐसी मोनेटरी ऑब्लिगेशन जो प्रेजेंट में फ्यूचर, मतलब प्रेजेंट में वो ड्यू तो है परंतु उसको पे किया जाना है फ्यूचर के अंदर। इस तरह का जो डेप्ट है उसको कहते हैं एक्रूइंग। एक्रूइंग मतलब जो आगे आने वाले समय में वो एक्रू, मतलब आप कर सकते हैं, उसे क्लेम कर सकते हैं। आप इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं, मान के चलो ए कोई व्यक्ति है जो बी का एम्प्लॉई है और वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉई को सैलरी जो वो महीने के लास्ट डे पे देता है। तो नेचुरली कि लास्ट डेट आने के बाद वो जो उसको जो पेमेंट मिलनी है वो एक्रूइंग है, भाई वो उसको क्लेम कर सकता है। यदि मान के चलो बी उसको, मतलब जो एम्प्लॉई है उसको पे नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में ए हैज राइट टू क्लेम दैट मनी, तो वो एक्रूइंग डेप्ट कहलाएगा, दैट इज एन एक्रूइंग डेप्ट। इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट दैट इज कॉन्टीजेंट डेप्ट। मैंने आपको कॉन्टीजेंट डेप्ट बताया। तो कॉन्टीजेंट डेप्ट इज मीन्स दैट डिपेंड अपॉन द कंडीशन मस्ट बी फुलफिल। यदि कोई कंडीशन है और वो फुलफिल हो जाती है तो वहां पे वो डेप्ट ड्यू हो जाएगा। डेप्ट दैट इज कॉन्टीजेंट और कंडीशनल इफ इट बिकम्स पेएबल आफ्टर फुलफिलिंग द कंडीशन। यदि वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो वो पेएबल हो जाएगा। आप इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं, मान के चलो ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि ये ए ने बी से कहा कि यदि आप सी का घर खरीदते हैं तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, और बी ने सी का घर खरीद लिया, तो वहां पे ए को वहां पे उसको 10,000 पे करने चाहिए बी को। अब वो पे नहीं करता तो देन बी कैन क्लेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू क्लेम दैट अमाउंट ऑफ 10,000 फ्रॉम ए। तो वहां पे बी जो है वो क्लेम कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो जो डेप्ट है वो कहलाएगा कॉन्टीजेंट डेप्ट, दैट बिकम्स ड्यू आफ्टर फुलफिलिंग द कंडीशन, क्योंकि वो कंडीशन के फुलफिल होने के बाद वो ड्यू हुआ है। तो इस तरह का जो अमाउंट है वो ये तीनों के तीनों जो मैंने आपको बताए हैं, एग्जिस्टेंट डेप्ट हो, एक्रूइंग डेप्ट, और तीसरा मैंने बताया कंडीशनल डेप्ट, दीज ऑल आर अनसिक्योर्ड डेप्ट। ये तीनों के तीनों एक तरह के अनसिक्योर्ड डेप्ट है क्योंकि इसको सिक्योर नहीं किया गया है। इफ यू टॉक अबाउट द बेनिफिशियल इंटरेस्ट, जैसे मैंने भी आपसे कहा कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर है तो वो भी आपका एक तरह से एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में शामिल होता है। इफ ए पर्सन हैज राइट टू पोजेस ए मूवेबल प्रॉपर्टी, मान के चलो एक व्यक्ति का अधिकार है कि एक चल संपत्ति वो उसकी होनी चाहिए, उसका अधिकार होना चाहिए।
देन वी कैन से दैट ही हैज बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी। भी एक व्यक्ति जो ए है उसका किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पर अधिकार है, वो उसका ओनर है, तो दैट हैज राइट टू क्लेम दैट इंटरेस्ट, कि यदि वो प्रॉपर्टी उसके कब्जे में नहीं है तो वो उसका अधिकार है कि वो उसको कब्जे में ले सकता है। If that property is not in his possession, then he has right to claim. He has right to claim. He has right to take action in the court of law. कि वहां पे उसके पास अधिकार है कि वो उसके लिए क्लेम कर सकता है। तो इफ वी टॉक अबाउट द रिक्वायरमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट एन एक्शनेबल क्लेम, यदि हम ये कहते हैं कि एक क्लेम एक्शनेबल क्लेम कब होगा, इसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, तो देर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट। नंबर वन, वहां पे जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी वो एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में शामिल होगा। तो एक्शनेबल क्लेम होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है मूवेबल प्रॉपर्टी। सेकंड वन इज मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट इन द पोजेशन ऑफ द क्लेमेंट, कि वो जो क्लेमेंट है जिसका अधिकार है उसके पोजेशन में नहीं है वो प्रॉपर्टी। एंड थर्ड वन इज क्लेमेंट हैज राइट टू पोजेस दैट प्रॉपर्टी, कि क्लेमेंट का अधिकार है कि वो उस प्रॉपर्टी को पोजेस कर सकता है, परंतु वो अधिकार उसे छीना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो तीनों मैंने बातें आपको बताई हैं ये पूरी होनी चाहिए, तभी वो क्लेम एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में शामिल होगा। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, मिस्टर ए सेल्स द कार टू बी। मान के चलो मिस्टर ए ने कोई अपनी कार बी को बेची, एंड मिस्टर बी हैज कंप्लीटेड हिज ऑब्लिगेशन, कि जो मिस्टर बी है वो तो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी तरह से फुलफिल कर चुके हैं बाय पेइंग द कंसिडरेशन फ्रॉम हिज साइड। देन मिस्टर बी हैज राइट टू पोजेस द कार। तो मिस्टर बी का क्या अधिकार है कि उसने जो कार के लिए पेमेंट पे की है उसको वो राइट उसको देना चाहिए, वो कार उसने उन्हें सौंप देनी चाहिए। बट बी इज अनेबल टू अक्वायर द कार, मान के चलो बी को वो कार नहीं देते, तो ऐसी स्थिति में बी हैज राइट टू क्लेम द पोजेशन ऑफ दैट कार। तो बी के पास अधिकार है कि वो उस कार का पोजेशन लेने के लिए क्लेम कर सकते हैं। ही कैन ब्रिंग एन एक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू क्लेम दैट मूवेबल प्रॉपर्टी। वो जो कार है उसको क्लेम करने के लिए वो कहीं ना कहीं अब कोर्ट के अंदर एक्शन ला सकते हैं। बट इन केस द मूवेबल प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द क्लेमेंट, यदि वही प्रॉपर्टी जो मैं जैसे मैं अभी आपसे मैंने कार की बात करी, ये यदि वो ऑलरेडी उसके पोजेशन में होती, आइदर एक्चुअली या कंस्ट्रक्टिव, चाहे वो एक्चुअली आप कंस्ट्रक्टिव पोजेशन होता, तो देन ही कैन नॉट क्लेम द पोजेशन। वहां पे वो फिर कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, वो क्लेम नहीं कर पाएंगे उसको। आल्सो द राइट टू पोजेस द क्लेमेंट मस्ट बी लीगल। यहाँ पे जो क्लेमेंट का अधिकार है उसको क्लेम करने का वो लीगल अधिकार होना चाहिए, मीन्स दैट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ, तभी वो कोर्ट के अंदर एक्शन लिया जा सकता है। इसके लिए आप कुछ इंस्टेंसेस ले सकते हैं। फॉर देयर आर सर्टेन इलस्ट्रेशन टू क्लेम द एक्शनेबल क्लेम। कौन कौन सी हो सकती है? नंबर वन, क्लेम फॉर द एरियर ऑफ रेंट। भाई आपने किसी को मकान या दुकान अपनी किराए पे दी और अब वो आपको किराया देने से मना कर रहा है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ये क्या है? एक्शनेबल क्लेम है। सेकंड वन इज क्लेम फॉर द मनी ड्यू अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर यदि कोई अमाउंट ड्यू रह जाता तो देन इंश्योरेंस पॉलिसी जो वो है इंश्योरेंस वाले वो अपना क्लेम कर सकते हैं। थर्ड वन इज राइट टू गेट बैक द परचेज मनी इन केस द सेल इज सेट असाइड। तो यदि आपने किसी प्रॉपर्टी को बेचा और वहां पे सेल को सेट असाइड कर दिया और पेमेंट कर दी गई थी, तो वहां पे वो मनी को वापस लेने के लिए क्लेम कर सकते हैं। एंड द फोर्थ इज राइट टू क्लेम बेनिफिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ गुड। भाई आपने गुड्स को परचेज करने के लिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो गुड्स आपको भेज दिए गए परंतु आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, तो यू कैन क्लेम, वो पार्टी क्लेम कर सकती है जिसको वो पेमेंट नहीं की गई है। इसके अलावा आप और इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं, राइट टू गेट द प्रोसीड ऑफ ए बिजनेस, क्लेम फॉर द रिटर्न ऑफ अर्नेस्ट मनी। तो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स यू कैन टेक टू डिफाइन द एक्शनेबल क्लेम। इन ऑल दिस केसेस द अमाउंट फॉर विच सूट इज फाइल्ड आर सर्टेन। इन सभी केसेस के अंदर जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं, यहाँ पे जो अमाउंट है वो कहीं ना कहीं सर्टेन अमाउंट है। एंड सूट आर फाइल्ड, जहाँ पे सूट आप वहाँ पे फाइल कर सकते हैं। यू कैन क्लेम, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। देर आर ट्रांसफरेबल, जो प्रॉपर्टी उसके संबंध में ट्रांसफर होनी चाहिए तो वो ट्रांसफर नहीं की गई है, तो नेचुरली कि यू कैन क्लेम एंड यू कैन ब्रिंग एन एक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू क्लेम दैट प्रॉपर्टी। आप उसको क्लेम करने के लिए वहां पर एक्शन ला सकते हैं। तो दीज आर सर्टेन इंस्टांसेस ऑफ द एक्शनेबल क्लेम। बट देर आर सर्टेन एग्जाम्पल, देर आर सर्टेन क्लेम्स विच आर नॉट कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्शनेबल क्लेम। क्या आप जानते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे क्लेम भी हो सकते हैं जो एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे? दीज आर द सर्टेन एक्सेप्शंस, ये एक तरह की एक्सेप्शन मानी जाती हैं। कौन कौन से ऐसे क्लेम हो सकते हैं? If we talk about the claims, various claims which are not covered under the head of actionable claim,
दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अंडर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, जिनको आप ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। ऐसे कौन से क्लेम है? नंबर 1, दैट इज द राइट टू क्लेम डैमेजेज वेदर अराइजिंग आउट ऑफ टोर्टियस लाइबिलिटी और कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी। यदि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी से या टोर्टियस लाइबिलिटी से यदि कोई क्लेम आपका अराइज हो रहा है, तो वहां पे वो जो क्लेम है वो कभी भी एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में शामिल नहीं होता। दिस राइट इज नॉट अनसिक्योर्ड डेब्ट, क्योंकि ये जो राइट है ये अनसिक्योर्ड डेब्ट की कैटेगरी में शामिल होंगे ही नहीं। एज इट इज अनसर्टेन अमाउंट, क्योंकि वहां पे जो अमाउंट है वो अनसर्टेन अमाउंट है, एंड द मनी और नोट ए पार्ट ऑफ ओरिजिनल ट्रांजेक्शन, वहां पे ओरिजिनल ट्रांजेक्शन का पार्ट वो कभी भी नहीं माने जाएंगे। मोरओवर इन द केस ऑफ टोर्टियस लाइबिलिटी लाइक न्यूसेंस, ये भी आपको पता है कि जो टोर्टियस लाइबिलिटी कहाँ राइज होती है, जैसे न्यूसेंस के केसेस हो गए, डिफेमेशन के केसेस हो गए, ट्रेसपास के केसेस हो गए, भाई जहाँ पे उपताप हुआ, अतिचार हुआ, है ना, तो इस तरह के जो केसेस है वो कहीं ना कहीं क्या कहलाते हैं? टोर्टियस लाइबिलिटी। वहां पे टोर्टियस लाइबिलिटी अराइज होगी, और वहां पे जो डैमेजेस होते हैं टोर्ट के अंदर आपको पता है कि जो डैमेजेस होते हैं देयर आर ऑलवेज अनलिक्विडेटेड, वो अनलिक्विडेटेड अमाउंट होता है, अनसर्टेन अमाउंट होता है, वहां पे कोई फिक्स अमाउंट होता ही नहीं है, बिकॉज देयर इज द वायलेशन ऑफ लीगल राइट, वहां पे लीगल राइट का वायलेशन और उसके संबंध में क्लेम प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो वहां पे जब सर्टेन अमाउंट ही नहीं है तो वहां पे एक्सटेनेबल क्लेम का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो दिस मीन्स टोर्टियस लाइबिलिटी से यदि कोई डैमेज अराइज होता है तो वो कभी भी एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में शामिल नहीं होगा, बिकॉज देयर द अमाउंट इज नॉट सर्टेन, वहां पे जो अमाउंट है वो सर्टेन नहीं है, दैट इज अनलिक्विडेटेड अमाउंट। इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड, यदि एक्सेप्शन की हम बात करते हैं तो सेकंड एक्सेप्शन आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सच एज पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, दीज आर नॉट एक्शनेबल क्लेम, कभी भी ये एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे, एज दे वेस्ट इन द पर्सन हु हैज इट, क्योंकि जो आपको भी पता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स दैट इज द क्रिएशन ऑफ द माइंड, और वहां पे जो, क्योंकि वो माइंड की क्रिएशन है वो कहीं ना कहीं उसी व्यक्ति से बिलोंग करते हैं जिसके द्वारा वो प्रॉपर्टी क्रिएट की गई है, जो वो उसको क्रिएट कर रहा है, कॉपीराइट को क्रिएट कर रहा है, किसी ने अपना आर्टिकल लिखा, किसी ने अपना कोई किताब लिखी, वो उसकी अपना अधिकार है, क्योंकि वो उसी व्यक्ति से बिलोंग करता है और उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, नेचुरली है। तो अदर पर्सन कैन नॉट बी अलाउड टू क्लेम दैट, आप किसी भी व्यक्ति को आप अलाउ नहीं कर पाएंगे कि वो उस प्रॉपर्टी को क्लेम करें। थर्ड वन इज डिक्री और जजमेंट ऑफ द डेप्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, क्योंकि जो डिक्री या जजमेंट जो कोर्ट के द्वारा पास की जा रही है वो एक व्यक्ति का पर्सनल राइट होता है, उसको भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते एक्शनेबल क्लेम की तरह। तो दीज आर सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर द एक्शनेबल क्लेम, ये एक्सेप्शन मानी जाती है एक्शनेबल क्लेम के लिए। इनकेपेबल ट्रांसफरीज ऑफ द एक्शनेबल क्लेम, यहाँ पे इसके अलावा आप देखेंगे कुछ ऐसे ट्रांसफरी भी हैं जो एक्शनेबल क्लेम के लिए इनकेपेबल माने जाते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं सेक्शन 136 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर इसी इनकेपेबिलिटी की बात की गई कि कौन से ऐसे ट्रांसफरी होंगे जो एक्शनेबल क्लेम को नहीं ले सकते। इसके लिए यहाँ पे ये कहा गया कि सेक्शन 136 लीगली डिस्क्वालीफाइज अ जज, अ लीगल प्रैक्टिशनर और एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग ट्रांसफरी ऑफ एक्शनेबल क्लेम इन ऑर्डर टू इंश्योर द इम्पार्शियलिटी ऑफ द जजमेंट। भी आपने ये देखा कि मान के चलो कोई जज है, उसके पास कोई केस आया किसी भी प्रॉपर्टी से संबंधित, तो नेचुरली कि वो जो प्रॉपर्टी, जिससे प्रॉपर्टी से संबंधित वाद चल रहा है, तो वहां पे वो जज यदि चाहे कि मेरे नाम में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए, तो नेचुरली कि वो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती, आपको भी पता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं यदि हमें जो जजमेंट है वो यदि इम्पार्शियल जजमेंट चाहिए, तो नेचुरली कि वहां पे उसको कहीं ना कहीं उसको रख मतलब उससे बाहर रखा गया है, दायरे से बाहर रखा गया है कि वो ट्रांसफर ही नहीं हो पाएंगे उस क्लेम के संबंध में। तो दीज आर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, इनकैपेबिलिटी ट्रांसफर, मतलब जो इनकैपेबल ट्रांसफर भी हो सकते हैं जहां पे एक्शनेबल क्लेम को उस व्यक्ति के नाम में आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने सारा का सारा आपको एक्शनेबल क्लेम से संबंधित डिफाइन किया है। ये यदि हम सेक्शन 2 क्लोज 7 की बात करते हैं, आपने सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ा होगा जहां पे गुड्स की परिभाषा दी गई है। तो सेक्शन 2 क्लोज 7 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट सेज एक्शनेबल क्लेम्स इज इंटेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। आपको पता है कि जो एक्शनेबल क्लेम होता है वो एक तरह की इंटेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में शामिल होते हैं। सेक्शन 2 क्लोज 7 सेज दैट गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। आपने सेक्शन 2 क्लोज 7 के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा पढ़ी थी, वो ये कहता है कि किसी भी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है अदर देन द एक्शनेबल क्लेम। तो आप इसको पढ़ के देखिएगा, सेक्शन 2 क्लोज 7 सेज गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज अदर देन एक्शनेबल क्लेम। Thus, we can say that actionable claim is an movable property
सो इज ट्रांसफरेबल, क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी है और वो ट्रांसफरेबल है, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, एंड कैन बी क्लेम्ड एंड रिकवर्ड थ्रू द प्रोसीडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, फॉर विच एक्शन कैन बी टेकन फॉर द रिकवरी, जिसके लिए आप रिकवरी के लिए एक्शन ला सकते हैं। दस इट इज नोन एज एक्शनेबल क्लेम, जिसके लिए एक्शन लिया जा सकता है। तो मैं समझती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम में पूछा ही जाता है। इफ यू हैव एनी डाउट then you must put down in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.